बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 सितंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह की खबरों को देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कोसी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और कोसी के सभी फाटक 56 फाटक खोल दिए गए हैं। जी हां, लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। आपको बता दूं कि नेपाल के तराई क्षेत्र के साथ साथ कोसी सीमांचल में हो रही भारी बारिश से बिहार के कई जिलों के हालात भी अब बिगड़ सकते हैं। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने कोसी सीमांचल समेत पूरे बिहार के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद सीमांचल के सभी डीएम ने अपने जिले में हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। जब भारी बारिश की वजह से कोसी नदी नेपाल और फिर बिहार में उफनाई हुई है, इसका जलस्तर और बढ़ सकता है। अनुमान लगाया गया है कि कोसी का डिस्चार्ज 7 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच सकता है, जो कि पिछले 56 साल में पहली बार रिकॉर्ड दर्ज होगा। यानी कि 56 साल में ऐसा 7 लाख क्यूसेक पानी कभी नहीं छोड़ा गया है। 56 साल में पहली बार 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर तटबंध के अंदर के इलाकों में तबाही का मंजर सामने आएगा, तबाही हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों बारिश का लगातार दौर जारी है। कोसी सीमांचल में पिछले कुछ दिनों से बारिश लगातार जारी है, जबकि नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही भारी बारिश ने कोसी नदी का उफान और बढ़ा दिया है। कोसी नदी से तबाही का अंदेशा देख करके जिलों को अलर्ट कर दिया है। दोस्तों स्मार्ट मीटर को लेकर के आरजेडी ने नीतीश सरकार से 13 सवाल पूछे हैं। आरजेडी का कहना है कि अगर स्मार्ट मीटर में लूट नहीं तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों इतनी जल्दबाजी में स्मार्ट मीटर पूरे बिहार में लगाया जा रहा है, लूट मचाने के लिए लगाया जा रहा है। यही आरजेडी का सवाल है। आपको बता दूं कि बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के सियासत घमासान मचा हुआ है। सियासत में एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस ने 2 अक्टूबर को स्मार्ट मीटर के खिलाफ जन आंदोलन का ऐलान किया है, तो वहीं पर खुद शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग की बैठक की है, जिसमें उन्होंने जनता से स्मार्ट मीटर को लेकर के फैलाई जा रही अफवाहों और भ्रांतियों से दूर रहने की सलाह दी है। लेकिन आज दूसरे दिन आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्मार्ट मीटर को लेकर के बिहार सरकार को नीतीश सरकार से 13 सवाल पूछे हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य सरकार पर स्मार्ट मीटर को लेकर के विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर लूट नहीं हो रही है तो फिर स्मार्ट मीटर लगाने की जल्दबाजी में सरकार क्यों है, जब 15 सितंबर को सीएमडी ने लाठी डंडे के जोर पर स्मार्ट मीटर लगाने की बात क्यों कही है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि बिहार का एक भी व्यक्ति स्मार्ट मीटर से संतुष्ट नहीं है। जगदानंद सिंह ने ऊर्जा मंत्री विजेंद्र के बयान के जवाब में कहा कि मेरा बिजली बिल कैसे कम हुआ है, इसका मैं भुक्तभोगी हूँ। 2 कमरे में रहने वाला जगदानंद 1 कमरे में जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इतना बिजली बिल दे सकें, जबकि सरकार से मुझे पेंशन मिलती है। दरअसल ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बिजली बिल 17% कम हुआ है, लेकिन राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कहना है कि मेरा बिजली बिल ज्यादा हो गया है। पहले मैं 2 कमरे में रहता था, 2 कमरे में मेरी बत्ती जलती थी, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अब 1 कमरे में हम आ गए हैं। आखिर कैसे हम इतना बिजली बिल भर सके, क्योंकि बिल काफी ज्यादा आ रहा है। दोस्तों किसानों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको बता दूं कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 के जगह अब 10,000 रुपए की राशि मिल सकती है। जी हां, आपको बता दें कि देश भर के किसानों के लिए मोदी सरकार एक और खास तोहफा देने जा रही है। अगर आप भी किसान हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार किसान सम्मान निधि योजना की राशि को 6,000 रुपए से बढ़ा करके 10,000 रुपए करने जा रही है सालाना। ये घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आयोजित विजय संकल्प महारैली में की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी बलवंत सिंह जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि यदि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनती है तो किसान सम्मान निधि योजना को 6,000 से बढ़ाकर के 10,000 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा जम्मू में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा, मेट्रो आएगी और हम हर साल दहशतगर्दियों द्वारा नष्ट किए गए 100 मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे। दोस्तों बिहार में बाढ़ का विकराल रूप सामने आया है। कमला बलान डेंजर लेवल से 2 मीटर ऊपर और कोसी के 56 फाटक खोल गए हैं। आपको बता दूं कि पड़ोसी देश नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार खास करके उत्तर बिहार बाढ़ का भारी खतरा मंडरा रहा है। कोसी, गंडक, कमला बलान समेत गंगा और अन्य नदियां उफान पर है। जब नेपाल से भारी डिस्चार्ज के कारण ये स्थिति बनी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने क्षेत्र के सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। जल संसाधन विभाग के सभी इंजीनियरों की छुट्टी रद्द करते हुए उन्हें अपने अपने इलाकों में बांध और फिर आसपास तैनात
तैनात रहने का निर्देश दिया है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। लगातार उन इलाकों में माइकिंग की जा रही है। जब 3 बजे तक कोसी में वीरपुर बाराज से 5,41,000 क्यूसेक और फिर वाल्मीकि नगर बाराज से गंडक नदी में 4,74,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक कमला बलान में पिछले 24 घंटे के दरमियान जलस्तर में भारी उछाल आई है। ये उछाल शनिवार को सुबह से ही बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यह दिन के 11 बजे तक नदी में जलस्तर बढ़कर के 52 मीटर तक पहुंच गया था, जो कि डेंजर लेवल 50 मीटर से 2 मीटर अधिक है। नदी में लगातार पानी बढ़ रही है, जिसके चलते झंझारपुर से के सड़क पुल पर दबाव बढ़ गया है। जब पुल के लगभग सभी पिलर डूब गए हैं। अगर नदी में इसी तरह पानी बढ़ता रहा तो फिर देर शाम तक पुल का गार्डर को भी छू लेगा। जब पुल के नीचे से पानी का बहाव काफी तेज है, जो गार्डर को छूने के बाद कम हो जाएगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके लिखा कि बिहार में स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट टीचर लगा दिया गया है। यह स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी एवं बिजली के बढ़ते बिलों के खिलाफ 1 अक्टूबर से आरजेडी आंदोलन करेगा। वीडियो पोस्ट में तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब सरकार उन 50 लाख उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है जिन्होंने ये मीटर लगाया है, तो फिर 1.5 करोड़ और मीटर लगाने के बाद वो इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। बिजली बिल कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आरजेडी कार्यकर्ता 1 अक्टूबर को स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ पूरे बिहार में सभी प्रखंड कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि स्मार्ट मीटर से बिल भुगतान आसान होता है। अगर कोई भी तकनीकी गड़बड़ी है तो फिर उसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। कुछ लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि वे अफवाह और फिर गलत सूचनाओं से प्रभावित न हो। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीटिंग में मौजूद ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे लोगों को स्मार्ट मीटर के फायदे बताने के लिए अभियान चलाएं, लोगों को जागरूक करें। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में अब भी 26% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। जब कुछ साल पहले तक ये संख्या 50.5% थी। बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या 0 करने का लक्ष्य है। आपको बता दूं कि राज्य स्वास्थ्य समिति के सभागार में तंबाकू नियंत्रण पर राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2021 के अनुसार बिहार में 13 से 15 साल 7.3% बच्चे तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिशत 8.5 है, जहां सबसे अधिक दुष्प्रभाव स्कूली बच्चों और फिर युवाओं पर पड़ रहा है। 90% मुंह के कैंसर का कारण तंबाकू सेवन करते हैं। कुल कैंसर रोगियों में 40% तंबाकू सेवन वाले हैं। उन्होंने कहा है कि 2018 में मैंने भी बीमारी के डर से तंबाकू का सेवन छोड़ दिया था। दोस्तों, बिहार में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर से बिहार में बारिश का दौर लगातार जारी है। उत्तर पश्चिम बिहार से गुजर रही ट्रफ लाइन के कारण नेपाल की तलहटी और फिर उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। वहीं पर अब भारतीय मौसम विभाग के पटना विज्ञान केंद्र ने तत्काल पूर्वानुमान जारी करके कम से कम 23 जिलों में जोरदार बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 घंटे के दौरान पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, बक्सर, कैमूर, गया, जमुई, दरभंगा, मधुबनी, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, शेखपुरा, मुंगेर, सहरसा और मधेपुरा जिले के कुछ भागों में झमाझम बारिश होगी। जब मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार इन सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। जब मौसम में होने वाले इस बदलाव को देखते हुए IMD ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बारिश के दौरान वज्रपात की संभावना को देखते हुए लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। बारिश के वक्त यदि आप किसी खुले स्थान पर हो तो फिर जल्द से जल्द किसी पक्के मकान में शरण ले लें। जब ऊंचे पेड़ और फिर बिजली के खंभों से दूरी बना करके रखें। जब किसानों को भी मौसम ठीक होने तक खेत में न जाने की सलाह भी दी गई है। खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने संसदीय क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान अपना आपा खो दिया और एक सरकारी अफसर को फोन पर ऐसा कहा जिसे उन्होंने अब गलत माना और फिर सॉरी भी बोला है। जी हाँ, पप्पू यादव ने माफी मांगी है। आपको बता दूं कि 4 बार पूर्णिया और फिर 2 बार मधेपुरा सीट से लोकसभा पहुंचे पप्पू यादव ने रुपोली में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में राहत और फिर बचाव के काम का मुआयना किया था। जब इस दौरान बिजली विभाग के एक अफसर पर गुस्सा करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो गया। पप्पू यादव का
का फोन नहीं उठाने और फिर 4 दिन से बिजली नहीं रहने से को लेकर के अफसर से कहते हैं कि 4 दिन क्या तुम बीवी के पास सोए हुए थे। जब पप्पू यादव से जब पत्रकार ने पूछा कि एक अफसर से ऐसा कहने को वो उचित मानते हैं या फिर अनुचित मानते हैं, तो उन्होंने गलती मान ली है। पप्पू यादव ने कहा कि बाढ़ में परेशान लोगों के दुख से उन्होंने गुस्से में ऐसा कह दिया जो कि गलत है, और फिर वो इसके लिए सॉरी भी बोलते हैं। जब पप्पू यादव नाव पर सवार होकर के जिस इलाके में पहुंचे थे वहां 4 दिन से बिजली नहीं आई थी। जब ग्रामीणों के बार बार फोन करने पर भी विभाग के अधिकारियों ने समाधान नहीं किया था। जब ग्रामीणों की शिकायत पर पप्पू यादव ने विभाग के अफसर को फोन लगाया और फिर काफी फटकार लगाया। जब फोन पर अफसर ने बताया है कि अब बिजली आ गई है, तो फिर पप्पू यादव ने कहा कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या, बोलने पर क्यों चालू हुआ। पप्पू यादव और बिजली विभाग के अफसर के बीच बातचीत का एक ही हिस्सा वीडियो में सुनाई दे रहा है, जिसमें पप्पू यादव कहते हैं कि फोन क्यों नहीं उठाते हो इन लोगों का, आप 4 दिन से लाइन क्यों नहीं है, अभी चालू हुआ है, अभी बोले तो चालू हुआ। 4 दिन से क्या तुम अपनी बीवी के पास सोए हुए थे, 4 दिन से पैर गिर गया था, अभी बोले तो चालू हो गया। ये कहना है पप्पू यादव का, जिसका अभी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के आरजेडी लगातार नीतीश सरकार को घेर रही है। इसको लेकर के आंदोलन के मूड में है। वहीं पर इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और फिर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि साल 2018 में सभी घरों तक बिजली पहुँचा दी गई है, सभी को निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बिजली की खपत पर राज्य सरकार उपभोक्ताओं के लिए अनुदान के रूप में राशि खर्च कर रही है ताकि राज्य के लोगों को सस्ती बिजली मिल सके। सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है और फिर उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि साल 2005 के पहले राज्य में बिजली की क्या स्थिति थी ये सभी लोग जानते हैं। सरकार में आने के बाद से लोगों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। आजादी के बाद से 2005 तक जब उन लोगों की सरकार थी तो फिर बिहार को बिजली के मामले में उन लोगों ने कितनी बदतर स्थिति में पहुंचा दिया था। हमने 15 अगस्त 2012 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में अपने संबोधन के दौरान वादा किया था कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे तो 2015 के विधानसभा चुनाव में मैं वोट मांगने लोगों के बीच नहीं आऊंगा। उन्होंने आगे कहा है कि हमने वादा किया और उसे पूरा भी करते हुए हर घर तक लोगों को बिजली पहुंचा दी गई। जो लोग प्रचार कर रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं उससे लोग भ्रमित ना हो। उन्होंने कहा है कि लोगों के बीच अभियान चला करके स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे के बारे में लोगों को बताएं और उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तत्परता से काम करें। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त अब 5 अक्टूबर 2024 को जारी की जाएगी। जब इस बात का भी खुलासा हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान से देश के किसानों को ये बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। जब खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ से डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में 18वीं किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योजना से जुड़े हुए किसानों के साथ संवाद करने का भी कार्यक्रम है। जब खबरों के अनुसार 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का लाभ 9.5 करोड़ लाभार्थी किसानों को देंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, बिहार में जाति को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल गड़िया बनाम मुसहर की जाति को लेकर के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। जब गया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं अपने दादा और परदादा का नाम बता दूंगा, लेकिन लालू तेजस्वी ये नहीं बता पाएंगे कि किसकी जाति ज्यादा मिली जुली है। वे जाति की बात करते हैं। इससे पहले कल जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने जाति की राजनीति को लेकर के अपने ही पिता को सलाह दी थी, लेकिन जीतन राम मांझी अब भी लालू प्रसाद यादव पर हमलावर है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा लालू प्रसाद यादव को चरवाहा कहे जाने पर जीतन राम मांझी के बेटे और फिर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने साफ कर दिया है कि इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। संतोष सुमन ने कहा है कि राजनीति में जातिवाद क्या है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये राजनीति चाहे हमारे पिता जीतन राम मांझी करे या फिर कोई और करे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बात किसी भी हालात में नहीं करनी चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये निम्न स्तर की राजनीति है और ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं पर आज के समय में जब हर चीज डिजिटलाइजेशन के युग में चली गई है, ऐसे में उन्हें इस तरीके की राजनीति करने वाले किसी से कोई भी सरोकार नहीं है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने हाल ही में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और फिर तेजस्वी यादव को लेकर के बयान दिया था कि वे यादव नहीं चरवाहा है। जब वहीं पर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की शिक्षा पर भी सवाल उठाए थे।
दोस्तों भाजपा के दिग्गज नेता फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के द्वारा नवरात्र पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को छुट्टी देने की मांग किए जाने के बाद सहयोगी दल जदयू ने पलटवार कर दिया है। दरअसल गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके लिखा है कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि दुर्गा पूजा को देखते हुए शिक्षकों को 2 से 12 अक्टूबर तक की छुट्टी दी जाए। यानी कि गिरिराज सिंह ने दुर्गा पूजा में 10 दिनों की छुट्टी देने की मांग कर दी। वहीं पर गिरिराज सिंह के इस मांग पर जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने गिरिराज सिंह के ट्वीट का जवाब में लिखा कि मैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से पावन पर्व नवरात्रि के अवसर पर उनसे अपने निजी कोष से पटना सहित पूरे राज्य में फलाहार व्यवस्था करने की मांग करता हूं। इस तरह जदयू ने गिरिराज सिंह का हिंदुत्व कार्ड रूपी तीर उन्हीं पर चला दी। आपको बता दूं कि जदयू और भाजपा गठबंधन बिहार में सरकार चला रही है। केंद्र की मोदी सरकार भी जदयू के समर्थन से टिकी हुई है। हालांकि दावा किया जाता है कि जदयू और भाजपा के रिश्ते में कहीं कोई भी दरार नहीं है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। बिहार की राजनीति में दोनों दल साथ रहते हुए भी एक दूसरे पर सवाल खड़े करते रहते हैं। जैसे कई मौके सामने आए जब भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अब गिरिराज सिंह ने नवरात्र में शिक्षकों की छुट्टी का मुद्दा उठा करके नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही अपने आप को सबसे बड़े हिंदू हितैषी साबित करने की ऊंची चाल चली है। गिरिराज सिंह के ट्वीट के बाद सहयोगी दल जदयू ने तनिक भी देरी नहीं की, तुरंत ही करारा जवाब दे दिया। दोस्तों बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आए हुए हैं। जब बिहार के गया आए हुए हैं, यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि जब तक हम दूसरों के भरोसे रहेंगे और दूसरों की दृष्टि से देखेंगे, भारत के हिंदुओं पर किसी भी कीमत पर अत्याचार नहीं होने देंगे। जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि 21 नवंबर से 29 नवंबर तक संपूर्ण भारत को एकजुट करने, ऊंच नीच छुआछूत मिटाने के लिए, सनातनी को एकजुट करने के लिए प्रण लिया। घर घर बागेश्वर बाबा बनाएंगे, 160 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे। आपको बता दूं कि बाबा बागेश्वर बिहार के गया पहुंचे थे। जब पितृपक्ष मेला के दौरान वे अगले 3 दिनों तक यहीं पर प्रवास करेंगे। इस दौरान ये बातें उन्होंने कही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि भारत में सबसे ज्यादा जहर है जात पात, ऊंच नीच और फिर छुआछूत का है। जब भारत में शांति और फिर क्रांति की आवश्यकता है, हम पद यात्रा करके सनातनी लोगों को एकजुट करके धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारेंगे। उन्होंने कहा है कि हमें कोई नेता नहीं बाबा बनना है, हमें भारत की हिंदू बहन बेटियों पर कोई भी अत्याचार न करे, ऐसा काम करना है। उन्होंने कहा है कि जो हिंदुओं का हाल बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में नहीं हो। दोस्तों भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। जब आपको बता दूं कि बिहार के अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा उन्होंने स्मार्ट मीटर को लेकर भी तेजस्वी यादव के बयान पर भी हमला बोला है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि भाजपा ने बिहार में अपने सदस्यता अभियान में शानदार सफलता हासिल की है। जब पार्टी ने अब तक 25 लाख ऑनलाइन और 14 लाख मैनुअल सदस्य बना करके लगभग 40 लाख लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि हमारी ऑनलाइन सदस्यता 25 लाख पार कर चुकी है और मैनुअल रूप से लगभग 14 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। इस प्रकार हमारी कुल सदस्यता 40 लाख के करीब पहुंच गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक विशेष कार्यक्रम के दौरान इस काम के लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे। इस अवसर पर जेपी नड्डा पैरा ओलंपिक विजेताओं को भी सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे दिव्यांग भाई जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित करना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं पर स्मार्ट मीटर को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो फिर उन्हें जनता की कोई भी परवाह नहीं होती है। जब कुर्सी से हटने के बाद अचानक उन्हें सब कुछ याद आने लगता है। जब सत्ता में रहते हुए ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जब सत्ता हाथ से निकल जाती है तो फिर जनता की हर चीज याद आती है। दोस्तों नेपाल ने कोसी और गंडक बराज 10,05,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। आपको बता दूं कि नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कोसी नदी एक बार फिर से उफान पर है। जब बीते 24 घंटे में ही कोसी नदी के जलस्तर में करीब 4 लाख क्यूसेक का उछाल आया है। नेपाल के बराह क्षेत्र में दोपहर 1 बजे 4,45,550 क्यूसेक पानी और कोसी बराज से 5,21,455 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कोसी नदी एक बार फिर से उफान पर है। बीते 24 घंटे में ही कोसी नदी के जलस्तर में करीब 4 लाख क्यूसेक पानी का उछाल आया है। नेपाल के बराह क्षेत्र में दोपहर 1 बजे 4,45,550 क्यूसेक पानी और फिर कोसी बराज से 5,21,455 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। जहाँ कोसी के उफान से सुपौल सहित सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर जिलों में भारी तबाही मचने की आशंका थी। कुछ घंटे बाद शाम 4 बजे अपडेट आया है कि नेपाल ने कोसी बराज बीरपुर से 5,49,500 और गंडक बराज वाल्मीकि नगर से 5,16,050 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। जब फिर शाम 6 बजे
कोसी बराज का डिस्चार्ज बढ़कर के 5,67,760 हो गया। इसके साथ ही बिहार में बाढ़ की तबाही शुरू हो गई। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने संबंधित जिला अधिकारियों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा खास बेटियों के लिए छोटी बचत योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। जहां हालांकि इस योजना की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत की गई थी। जहां ध्यान दीजिए कि इस स्कीम के अंतर्गत केवल 10 साल से कम उम्र वाली बच्चियों के नाम पर ही अकाउंट खोला जा सकता है। जहां इसमें आपको पैसे निवेश करने होते हैं, जिसके बाद आपको मैच्योरिटी पर जमा की गई राशि और फिर ब्याज मिलाकर के रिटर्न दिया जाता है। आप सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट पोस्ट ऑफिस में या फिर नजदीकी बैंक शाखा में जाकर के खोल सकते हैं, परंतु लड़की के नाम पर अकाउंट माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक द्वारा ही खोला जा सकता है। जहाँ पोस्ट ऑफिस की स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो फिर आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा, जो कि 8.20% ब्याज दर है। जहाँ सरकारी स्कीम होने की वजह से निवेशकों को गारंटी रिटर्न मिलता है। इसके अलावा इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक टैक्स में छूट मिलती है, जबकि पैसा जमा करने पर चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ प्रदान किया जाता है। आप इस खाते को दूसरे पोस्ट ऑफिस में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेशक 250 रुपए से अकाउंट खोल सकते हैं और फिर निवेश करने की अधिकतम लिमिट 1,50,000 रुपए तक है। इसके अलावा जब आपकी बेटी की आयु 18 साल पूरी हो जाती है, तब आप इसमें से 50% तक पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 13 जिलों में बारिश ठनका का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ इन जिलों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की भी निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर पश्चिमी बिहार होकर के गुजर रही है, जिससे राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर के रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि कुछ जिलों में ऑरेंज तो कुछ जिलों में बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जो आपको बता दूं कि बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज और फिर गोपालगंज में अत्यंत भारी बारिश को लेकर के रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में कुछ स्थान पर वज्रपात हो सकता है। जब बिहार के 8 जिलों में शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में मध्यम से भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जहां इन जिलों में भी 1-2 स्थान पर ठनका गिरने के आसार हैं। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के दरभंगा के 46 शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इन शिक्षकों पर गलत जानकारी देकर के नौकरी करने का आरोप है। खबर के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC द्वारा की गई शिक्षकों की बहाली में इन शिक्षकों ने CTET में 60% से कम अंक प्राप्त किए थे। इसके बावजूद भी इन्हें नियुक्ति दे दी गई। अब इन पर कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दूं कि बिहार शिक्षा विभाग ने इन सभी 46 शिक्षकों से 7 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। या इसके बाद इन पर एक्शन लिया जा सकता है। अगर समय पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो फिर उनकी नौकरी भी जा सकती है। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर के 9 अक्टूबर 2024 कर दी है। पहले ये तिथि 27 सितंबर थी, लेकिन छात्रों की सुविधा और फिर समय की कमी को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। समिति ने इस कदम से छात्रों को बड़ी राहत दे दी है, ताकि वे बिना किसी जल्दबाजी के समय पर अपने फॉर्म भर सके और फिर परीक्षा की तैयारी में ध्यान लगा सके। समिति ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों के रजिस्ट्रेशन कार्ड पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और जिन्हें पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कार्ड पर मुद्रित घोषणा पत्र पर छात्रों और फिर उनके अभिभावकों के हस्ताक्षर अनिवार्य है और हस्ताक्षर के बाद ही 100 घोषणा पत्र को पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा। ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही परीक्षा फॉर्म भरा जा सकेगा। छात्रों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, बिहार में पहली बार 11 से 20 नवंबर तक महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है। ये चैंपियनशिप राजगीर में बने नए स्टेडियम में होगी। इस महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और फिर थाईलैंड जैसे एशियाई देशों की महिला हॉकी खिलाड़ी जुटेंगे। इस एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को सफल बनाने के लिए बिहार स्पोर्ट अकादमी राजगीर द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। शुक्रवार की शाम बिहार खेल अकादमी राजगीर में हुई बैठक में हॉकी इंडिया और फिर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। सहमति पत्र पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह और फिर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शंकर ने हस्ताक्षर किए हैं।
दोस्तों, बिहार में जमीन खरीद बिक्री करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जमीन की रजिस्ट्री फीस बढ़ने वाली है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। जल्द ही इसके लिए आदेश जारी कर दिया जा सकता है। खबर के अनुसार बिहार में रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने को लेकर के सरकार ने 10 वर्षों बाद यानी कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार के द्वारा एक कमेटी का भी गठन कर लिया गया है, जिसकी बैठक जल्दी होगी। इसके बाद आगे का फैसला कर लिया जाएगा। आपको बता दूं कि कमेटी की बैठक में ये समीक्षा की जाएगी कि जमीन निबंधन दर में बढ़ोतरी होगी या नहीं। इसके बाद इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा और फिर सरकार के द्वारा इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसकी तैयारियां की जा रही है। दरअसल बिहार में पिछले 1 दशक से जमीन की रजिस्ट्री शुल्क में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि गठित कमेटी कुछ न कुछ बढ़ोतरी की सिफारिश कर सकती है और फिर बिहार में जमीन की रजिस्ट्री शुल्क महंगी हो सकती है। दोस्तों, बिहार के हाजीपुर से एक चौंका देने वाली फुटेज सामने आई है। आपको बता दूं कि हाजीपुर में जिस अस्पताल का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था, उसी अस्पताल में टॉर्च जला करके ऑपरेशन किया गया है। ये बहुत बड़ा मामला है और गंभीर मामला है। जब मामला बिहार के हाजीपुर से ये चौंकाने वाला फुटेज से एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का पता चला है। एक गर्भवती महिला ने मोबाइल फोन और टॉर्च की रोशनी में अपने बच्चे को जन्म दिया है। सॉरी, ऑपरेशन नहीं हुआ, बच्चे को जन्म दिया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेपी नड्डा द्वारा उद्घाटन के ठीक 20 दिन बाद यानी कि 20 दिन पहले ही इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंभीर बिजली और फिर पानी की कमी से जूझ रहा है, जिसको लेकर के आज टॉर्च की रोशनी में ही बच्चे को जन्म दिया गया है। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी से आईएएस संजीव हंस ने मर्सिडीज कार ली थी। जी हाँ, ये एसयूवी ने और भी कई सारे खुलासे किए हैं। ये खुलासे एसयूवी ने की है। आपको बता दूं कि विशेष निगरानी इकाई यानी कि एसवीयू के एफआईआर में आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे किए गए हैं। एसवीयू की एफआईआर के अनुसार आईएएस संजीव हंस ने प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी को काम देने के बदले घूस के तौर पर मर्सिडीज कार ली थी। एसवीयू के अनुसार संजीव हंस के सारे गुरु बलतेज सिंह की फेसबुक अकाउंट पर इस कार के साथ उसकी पोज देते हुए फोटो भी मिली है। जब मर्सिडीज कार साल 2023 में खरीदी गई थी, जब इस कार का निबंधन गुरुग्राम में रहने वाले तरुण राघव नाम के व्यक्ति के नाम पर है, जो कि गुरु बलतेज सिंह का दोस्त है। हैरत की बात यह है कि इस कार को साल 2022 में झारखंड स्थित कंपनी SK & सन्स एंटरप्राइजेस के नाम पर सबसे पहले खरीदी गई, जब फिर इसे तरुण के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। एसवीयू के अनुसार गुलाब यादव ने साल 2012 में 2020 के बीच पुणे के टायर कारोबारी देवेंद्र सिंह आनंद के ट्रेडर्स अकाउंट में कुल 4 करोड़ 59 लाख कैश जमा करवाया था, जहाँ इसमें से 2 करोड़ 47 लाख बिहार के विभिन्न बैंकों में टायर कारोबारी के ट्रेडिंग खाते में जमा किए थे। दोस्तों, बिहार में 90 के दशक की राजनीति में बाहुबली का बोलबाला था, जहाँ उस दौर के 2 नेता आज भी बिहार की राजनीति में बड़ी हैसियत रखते हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की और पूर्व सांसद आनंद मोहन की। जहाँ आपको बता दूं कि बरसों बाद दोनों की सोमवार को 27 सितंबर को पूर्णिया में मुलाकात हुई थी, शुक्रवार को। जब मिलन भी काफी गर्मजोशी से हुआ था, जब दोनों नेता आपस में गले मिले और फिर साथ में भोजन भी किया और साथ ही पुरानी यादों को भी ताजा किया। दरअसल शुक्रवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के दिवंगत पिता चंद्र नारायण प्रसाद को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान आनंद मोहन ने उनके पिता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके निधन को समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। आनंद मोहन ने कहा कि चंद्र नारायण जी के साथ बिताए पल आज भी मेरे दिल में है। उनका जीवन सदैव दूसरे की सेवा एवं मदद के लिए समर्पित रहा है। उनका जाना हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से काफी दुखद है। इस बात की जानकारी देते हुए पप्पू यादव ने बताया है कि आज हमारे खुर्दा आवास पर पूर्व सांसद आनंद मोहन आए। इस दौरान उन्होंने पिताजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया और फिर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद हम दोनों ने साथ में दोपहर भोजन ग्रहण किया, जहाँ पर आनंद मोहन ने पुराने दिनों की स्मृति को साझा करते हुए पिताजी के बारे में चर्चा की, जिससे उसकी याद ताजा हो। हम उनके इस सम्मान और फिर संवेदना के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं। दोस्तों, किशनगंज में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। बुरी गंडक, रतुआ, मैची के जलस्तर बढ़ने से कई हिस्सों पर बाढ़ का पानी घुस चुका है। वहीं पर प्रशासन के द्वारा लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। इसी दौरान दिगल बैंक से एक वीडियो सामने आया है, जहां पर बाढ़ के दौरान महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। जहां पर लोगों का कहना है कि देवदूत बनकर के किशनगंज पुलिस मौके पर पहुंच करके पानी में फंसे हुए माँ और बच्चे का रेस्क्यू किया है। इस दौरान SDRF की पूरी टीम भी मुस्तैद रही, जिसके बाद दिगल बैंक के शीशाबाड़ी आदिवासी टोला की रहने वाली महिला और
और फिर नवजात को सुरक्षित बाहर निकाल करके सुरक्षित पहुंचाया गया है। मामला किशनगंज के दिगल बैंक का है, जहां पर एक वीडियो सामने आया है। यहाँ पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इस बाढ़ के कारण ये लोग फंसे हुए थे, जहां पर लोगों ने पहल की और पुलिस को इसके बारे में सूचना दी। तो फिर किशनगंज पुलिस मौके पर पहुंच करके पानी में फंसे हुए माँ और बच्चे को सकुशल रिसीव किया है। इस दौरान एसडीआरएफ की पूरी टीम भी मौजूद रही, जिसके बाद दिगल बैंक के सीसाबाड़ी आदिवासी टोला की रहने वाली महिला और फिर नवजात को सुरक्षित बाहर निकाल करके सुरक्षित पहुंचाया गया है। वहीं पर आपको बता दूं कि विभिन्न थाना अधीक्षकों के द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और इसके साथ ही बाढ़ से संभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य भी किया गया है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई भी हानि ना हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं पर स्थानीय प्रशासन द्वारा भी राहत कार्यों में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पर किशनगंज और फिर अररिया सीमा क्षेत्र में कनकई नदी में काफी कुछ उफान है, जब कोचाधामन के मजकुरी और फिर जोकीहाट के डकेटा गांव में बाढ़ में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद को धमकी मिली है। जी हां, कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद को ईमेल के द्वारा धमकी दिया गया है कि तुम्हारा फेसबुक डिलीट कर देंगे और तुम्हारा हाल अख्तरुल ईमान की तरह कर देंगे। ये धमकी मास्टर मुजाहिद को दी गई है, जो कि कोचाधामन के पूर्व विधायक हैं, प्लस मौजूदा में जो कि कोचाधामन के पूर्व विधायक हैं। मास्टर मुजाहिद को यह धमकी कई बार दी गई है, ईमेल के द्वारा यह धमकी दिया गया है। ईमेल बादशाह B159707@gmail.com से ये धमकी दिया जा रहा है। जी आपको बता दूं कि मास्टर मुजाहिद को ये धमकी 1-2 बार नहीं बल्कि कुल 8 बार धमकी दे चुके हैं। ये धमकी देने वाले कौन है, इसको लेकर के मास्टर मुजाहिद आलम ने किशनगंज एसपी सागर कुमार से छानबीन करके कार्रवाई करने की मांग की है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में जेडीयू प्रत्याशी रहे मास्टर मुजाहिद आलम को धमकी मिली है। मास्टर मुजाहिद आलम ने आज पुलिस अधीक्षक यानी कि किशनगंज एसपी सागर कुमार झा से उनके कार्यालय में मिलकर के 20 अगस्त 2024 से लगातार 8 बार ईमेल के जरिए पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम को धमकी देकर के 3-4 दिनों में अंजाम भुगतने की धमकी बात कही है। ईमेल में कहा गया है कि 3-4 दिनों में तुम्हारा फेसबुक अकाउंट डिलीट कर देंगे और तुम्हारा हाल अख्तरुल ईमान की तरह करेंगे। आपको बता दूं कि ईमेल के जरिए 20 अगस्त 2024 से कुल 8 बार पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम को धमकी दी गई है। जब पूर्व विधायक कोचाधामन मास्टर मुजाहिद आलम ने पुलिस अधीक्षक यानी कि किशनगंज एसपी से इस मामले की जांच करवा करके दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की है। यही नहीं, पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने किशनगंज एसपी से किशनगंज में चल रहे प्रेम जाल में फंसा करके लोगों से पैसे ऐंठने के मामले के कांड में शामिल लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जब मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा कि इसमें जो भी शामिल है इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये घटना इंसानियत और किशनगंज को शर्मसार कर देने वाली घटना है। वहीं पर एसपी ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया है। साथ ही साथ पीड़ितों से प्रशासन ने साक्ष्य जुटाने में सहयोग की अपील की है, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। जब पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने युवाओं से पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करने की भी अपील की है, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। जी हाँ, आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता होगा कि जो पीड़ित है और बाकी जो आरोपी हैं, इन सभी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ शेयर किया जा रहा है, जो कि कानूनन अपराध है। आप बिल्कुल भी शेयर ना करें, नहीं तो अभी आप भी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। तो आप इससे बचकर रहें और शेयर बिल्कुल भी ना करें। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। किशनगंज में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत भात गांव में मिर्ची नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जब नदी के आसपास बसे रिहायशी इलाकों में पानी घुस जाने से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों के घरों में 3-3 फीट तक पानी आ चुका है, जिससे सैकड़ों परिवार का जनजीवन अस्त व्यस्त है। जब निचले इलाकों में कई घरों में पानी आ गया है, इस कारण लोगों के अनाज और फिर घर के दूसरे सामान को भी नुकसान हुआ है। जब दूसरी ओर बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत डुबाडांगी गाँव के समीप से होकर के बहने वाली मरिया नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से पुल का पाया पूर्व में ही धंस चुका था। ये 5 फीट और धंस चुका है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि पहले ही 2 फीट पाया धंस चुका था, अब तेज धारा की वजह से 5 फीट से अधिक धंस चुका है। इसके कारण मरिया नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा है। जब मरिया नदी पर बना पुल पानी का दबाव सह नहीं सका, जब वह पुल धंस गया। जब 70 मीटर लंबे और फिर 12 मीटर चौड़े इस पुल को 2011 में 25 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, जब पूर्व में ही पुल पर आवाजाही रोक दिया गया था। हालांकि
हालांकि ग्रामीण और फिर पुलिस इसकी देख रेख कर रहे हैं। तो पूर्व में ही पुल पर आवाजाही पर रोक लगा दिया गया था, हालांकि ग्रामीण और फिर पुलिस इसकी देख रेख कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये सड़क मार्ग दिगल बैंक प्रखंड के तुलसिया से जयनगर होकर के लोहागड़ा मुख्य सड़क NH 327E को ये पुल जोड़ता है। इस पुल के गिरने से लगभग 40,000 की आबादी प्रभावित होगी। दिगल बैंक के लोगों को लोहागड़ा या फिर सिलीगुड़ी की ओर जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। नदी की धार के अनुपात में पुल की लंबाई बहुत कम है। पुल निर्माण के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण हुआ था। अगर पुल गिरा तो फिर बहादुरगंज और दिगल बैंक की बड़ी आबादी का संपर्क मुख्य मार्ग से कट जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के दिगल बैंक प्रखंड के ताराबाड़ी पंचायत में फूलगाछी में बूढ़ी गंडक नदी का कटाव कहर बरपा रहा है। यह कटाव के कारण प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क स्कूल की 4 दीवारी और फिर रसोई घर देखते ही देखते नदी में समा गई, जैसे स्कूल भवन पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बूढ़ी कनकई नदी का कटाव तेजी से जारी है। स्थानीय लोगों की माने तो विद्यालय भवन कभी भी नदी में विलीन हो सकता है। स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने ऊंचे स्थानों पर पलायन शुरू कर दिया है। सड़क 4 दीवारी और फिर रसोई घर के नदी में विलीन होने के बाद स्थानीय लोग अपने खेतों से धान की फसलें काटने लगे हैं। कटाव की रफ्तार से लोग डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि अक्सर समय रहते हुए सड़क के कटाव को नहीं रोका गया तो फिर हालात और भी खराब हो सकते हैं। हम अब ग्रामीणों ने कटाव को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। ठाकुरगंज प्रखंड पदाधिकारी अमर अब्दाली, अंचलाधिकारी सुचिता कुमारी, गलगलिया थाना प्रभारी मनु कुमारी के साथ मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना सिंह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। लोगों को दूसरे जगह पर शिफ्ट कराया जा रहा है। वहीं पर जिला पदाधिकारी विशाल राज भी लगातार तटबंध इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसको लेकर के कमर कस लिया है। आपदा प्रभारी आदित्य कुमार ने कहा है कि SDRF की टीम बचाव कार्य के लिए लगी हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पूर्णिया जिला के अमोड़ विधानसभा में जनसुराज के संस्थापक सदस्य और वरिष्ठ युवा कार्यकर्ता एवं अभियान समिति के अध्यक्ष जनसुराज पूर्णिया के इंजीनियर शायक नस्तर उर्फ छोटू द्वारा मीडिया के माध्यम से कई पंचायत और गांव में जाकर के नया संस्थापक सदस्य बनाने का अभियान चला रहा है। इसमें शायक नस्तर उर्फ छोटू द्वारा मीडिया के माध्यम से अमोड़ एवं बायसी विधानसभा के समस्त जनतागण को कहा कि हमारे गृह पंचायत बड़ा ईदगाह हमारे माननीय लोकप्रिय जिला अध्यक्ष राकेश यादव उर्फ बंटी यादव जी आए थे। उन्होंने समस्त कार्यकर्ता के साथ बैठक की, जब उनके निर्देश पर दोनों विधानसभा आम सभी जन स्वराज सभी संस्थापक सदस्य एवं समर्थन एवं पार्टी पदाधिकारी गण एवं जनता से अनुरोध करते हैं कि 2 अक्टूबर को जो जनसुराज नामक नया राजनीतिक दल यानी कि पार्टी बनने जा रही है, जनसुराज जिसका की अर्थ है कि जनता का राज, 2 अक्टूबर 2024 को सभी कार्यकर्ता समर्थक एवं नागरिक गण से उन्होंने अपील किया है कि अधिक से अधिक संख्या में पटना जाकर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लें और बिहार को बदलने का नया विकल्प का साथ दें।